हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीपीएससी के 60 से 62वीं संयुक्त परीक्षा में पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चन का डीप एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग 68वीं बीपीएससी देना चाहते हैं तो प्रीवियस पेपर का डीप एनालिसिस आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इससे आप बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है उसको भी समझ पाएंगे और साथ ही अपनी तैयारी को भी सही दिशा दे पाएंगे। दोस्तों, इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस पेपर का एनालिसिस कराया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। तो जो चीनी यात्री था सुंगयुन, उन्होंने भारत की यात्रा कब की थी? तो उन्होंने भारत की यात्रा 515 से 520 ईस्वी के बीच की थी। सुंगयुन एक चीनी यात्री था जो 515 ईस्वी में भारत आया था और इसकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी को प्राप्त करना। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि किस धर्म से रिलेटेड ये जानकारी प्राप्त करने आया था, तो बौद्ध धर्म से। और भी कुछ जान लेते हैं कि कितने चीनी यात्री जो है भारत की यात्रा की। तो जो फेमस है उनका नाम है फाहियान, वेनसोंग और इत्सिंग। इनका नाम अक्सर पूछा जाता है, फाहियान, वेनसोंग, इत्सिंग और सुंगयुन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो जो हड़प्पा कालीन स्थल है उससे टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है वह है बनावली। दोस्तों, बनावली जो है हरियाणा में पड़ता है। कहाँ है? हरियाणा का एक क्षेत्र है बनावली। यहाँ से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। और कालीबंगान से दोस्तों जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगान से क्या हुआ है? जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। लोथल जो है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है और यह सिंधु सभ्यता का एक पोर्ट था। धौलावीरा शहर के बारे में दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है कि जो गुजरात का शहर, यह गुजरात का शहर है। तो गुजरात का शहर धौलावीरा को यूनेस्को द्वारा भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। विश्व धरोहर स्थल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो दोस्तों कलिंग नरेश खारवेल शासक था कलिंग का। कलिंग कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। तो ये किस वंश से संबंधित था? वंश पूछ रहा है। तो यह जो है चेदी वंश से संबंधित था। ठीक है। खारवेल जो है भारतीय इतिहास का महानतम सम्राट में से एक है और उड़ीसा में एक हाथी गुम्फा अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख, इसी से दोस्तों पता चलता है कि जो है खारवेल से संबंधित जो भी जानकारी है हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? तो दोस्तों अपृहत जो होता था, बिना जोती हुई जंगली भूमि होती थी। बिना जोती हुई जंगली भूमि क्या कहलाता था? अपृहत। दोस्तों गुप्त काल में आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि को 5 डिवीजन में बांटा गया था, 5 भाग में। इसी में वैसी भूमि जो जंगली होता था, बिना जोती हुई, उसी को अपृहत कहा जाता था। गुप्त काल का अन्य भूमि को भी देख लेते हैं, जैसे क्षेत्र। तो क्षेत्र क्या होता था? क्षेत्र होता था कृषि योग्य भूमि। कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहते थे। खिला, खिला होता था बंजर भूमि। बस्ती, रहने योग्य भूमि। और एक और होता था सारा, सारा होता था चारागाह भूमि। अब 5वां दोस्तों अपृहत, जो बिना जोती हुई जंगली भूमि होता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। तो दोस्तों दीवान ए अर्ज विभाग जो है रक्षा विभाग से संबंधित था, अर्थात ये सैन्य विभाग था।
पिछले वीडियो में मैंने कई बार इस क्वेश्चन का डिस्कशन किया है, अब तक में तो आप लोग को याद भी हो गया होगा। तो चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न का उत्तर कमेंट में दीजिए। दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो उस शासक का नाम बताना है, कौन सा शासक इसका विभाग का स्थापना करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जसवंत और दशावंत प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो जसवंत और दशावंत किस मुगल सम्राट की चित्रकारी प्रसिद्ध चित्रकारी थे? ये थे अकबर के काल में। दोस्तों अकबर के काल में चित्रकला का सुनियोजित विकास हुआ था और इन्होंने इलाहाबाद में एक कारखाना की भी स्थापना की थी चित्रकला के लिए। और जहांगीर के बारे में तो सब जानते हैं, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं, स्वर्ण युग। और इनके काल के प्रमुख चित्रकार अबुल हसन, उस्ताद मंसूर और बिशन दास थे। दोस्तों शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। इन्होंने दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और ताजमहल आदि का निर्माण कराया था इसलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों बहमनी राज्य का संस्थापक जो है अलाउद्दीन हसन था। इन्होंने ही 1347 में, कब? 1347 में बहमनी साम्राज्य का स्थापना करते हैं और बहमनी साम्राज्य दक्कन का एक इस्लामी राज्य था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो फारसी यात्री जो था अब्दुल रज्जाक, ये देवराय द्वितीय के काल में आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और देवराय द्वितीय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो है विजयनगर साम्राज्य का शासक था और संगम वंश से संबंधित था। किस वंश से? संगम वंश से, संगम वंश से संबंधित था। और अब्दुल रज्जाक जो है एक फारसी राजदूत था। ये 1442-43 में भारत की यात्रा करता है और इन्होंने जो विजयनगर साम्राज्य के बारे में कहा है कि मैंने पूरे विश्व में इसके समान दूसरा नगर नहीं देखा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। चलिए आगे देखते हैं। देवराय प्रथम के काल में कौन आया था? तो देवराय प्रथम के काल में इटली का निकोलो कांटी आया था। ये भी अक्सर पूछा जाता है। निकोलो कांटी किसके काल में आया था? देवराय प्रथम के काल में। और कृष्ण देवराय के काल में दो लोग आए थे, दोनों पुर्तगाली था। एक बारबोसा और दूसरा डोमिंग पायस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक कथन है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? तो दोस्तों यह कथन जो है W. हंटर के द्वारा लिखा गया है। हंटर के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, द इंडियन मुसलमान। इसमें ही उन्होंने यह कहा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। हंटर के इस कथन के बाद ब्रिटिश सत्ता का दृष्टिकोण में भी बदलाव आया था और उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता बाबू कुंवर सिंह थे। और कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर मतलब आरा जगदीशपुर के शाही जमींदार थे और इन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया था। दोस्तों 1857 क्रांति की शुरुआत जो है 10 मई 1857 से 1857 में मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। और बिहार में इसका शुरुआत जो है 12 जून 1857 को माना जाता है देवघर के रोहिणी से। उस टाइम देवघर जो है दोस्तों बिहार में ही था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो दोस्तों सबसे पहला एक सॉल्यूशन तो यही मिल गया कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला सभा था वो कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका जो है गठन 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। कब हुआ था? 11 अप्रैल को।
11 अप्रैल 1936 को हुआ था। अब पहले अध्यक्ष सजानंद सरस्वती को और पहले सचिव, फर्स्ट सचिव एनजी रंगा को बनाया गया था। इसको भी याद रखेंगे। और किसान सभा द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया था जिसमें उन्होंने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और ग्रामीण किसानों के ऋण को समाप्त करने की मांग की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक कथन है, मुझे विश्वास है कि अंग्रेज अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? तो दोस्तों यह कथन जो है कर्जन का है। कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 के बीच है। और इसी के शासनकाल में दोस्तों जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद था वो अपनी चरम सीमा पे थे और कर्जन ने इस कथन को 1900 में कहा था। चलिए आगे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो लिटन का कार्यकाल 1876 से 80 के बीच है और इसके कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था 1878 में। लॉर्ड डफरिन, तो डफरिन का कार्यकाल 1884 से 88 के बीच था और इसके कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। मिंटो के कार्यकाल में 1909 का मॉडल मिंटो सुधार अधिनियम आया था। इसमें दोस्तों सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को किसने गोली मारी? तो दोस्तों माइकल ओ डायर को किसने गोली मारी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उधम सिंह। माइकल ओ डायर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। इसमें जो है लगभग 900 लोग मारे गए थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य आरोपी कौन था? माइकल ओ डायर था और ये 1912 से 19 तक पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पे था। इन्हीं के आदेश पे जो है गोलियां चलाई गई थी, इसलिए इसको जो है उधम सिंह ने 1940 को लंदन में गोली मार दिए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस 1919 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था लॉर्ड जॉर्ज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों 1919 का अधिनियम का प्रमुख बात थी कि जो है इसी अधिनियम के तहत महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 के समय कौन था? पार्मस्टेन। ठीक है, आगे पूछ लेता है कि 1947 में अर्थात भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय कौन था? क्लीमेंट एटली। अच्छा, वर्तमान में ब्रिटेन का पीएम कौन है? तो वर्तमान में कौन है? भारतीय मूल के ऋषि सुनाक जो कल ही चुने गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। ये जो है ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता की रूपरेखा तैयार की और इसके अतिरिक्त इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ड में 1907 में 22 जुलाई 1907 में भारतीय तिरंगा को फहराया था सर्वप्रथम। तो ये भी पूछता है कब फहराया था? तो 22 जुलाई 1907 में फहराया था। और एनी बेसेंट के बारे में जान लेते हैं। तो एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। इन्होंने जो है 1917 का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी और सरोजिनी नायडू जो है सेकंड है और इन्होंने 1925 में कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट देखते हैं। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारों और पूंजीवादों को उखाड़ फेंकना चाहता था? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जो है समाजवाद के प्रखर समर्थक थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उन्होंने न केवल ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की अपील की थी बल्कि देसी राज्यों, जमींदारी प्रथा एवं पूंजीवाद को भी समाप्त करने का आह्वान किया था। और जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। कब का? 1929 का लाहौर अधिवेशन,
1936 का लखनऊ अधिवेशन, और 1937 में जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था, यह जो है गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। कौन सा? फैजपुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। तो चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सूर्यसेन के नेतृत्व में 18 अप्रैल, कब? 18 अप्रैल 1930 को, 1930 को चटगांव जो कि वर्तमान बांग्लादेश में है, कहाँ है? बांग्लादेश में। कि शस्त्रागार पर हमला का प्लान बनाया गया था सूर्यसेन के नेतृत्व में, और इसमें जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के लगभग 65 सदस्य शामिल थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो दोस्तों जो यंग इंडिया थी, यंग इंडिया क्रांतिकारी पत्रिका नहीं थी। यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा 1919 में इस एक साप्ताहिक पत्रिका का वो प्रकाशन किया गया था, और मेनली इसके माध्यम से गांधी जी अपने विचारधारा का प्रचार प्रसार करते थे, और आगे आयोजित होने वाले आंदोलनों में अहिंसा का प्रयोग संबंधी बात को प्रकाशित करते थे। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? अहिंसावादी गतिविधियों को पर जोर देना, ना कि एक क्रांतिकारी अखबार पत्रिका था। चलिए बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो संध्या का जो है स्थापना 1907 में ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा किया गया था, यह बांग्ला भाषा में थी। गदर का स्थापना जो है 1913 में हुआ था, और यह भी एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। यह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी द्वारा निकाला गया था। युगांतर भी बांग्ला भाषा में प्रकाशित एक क्रांतिकारी पत्रिका थी, और इसको 1906 में बारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त द्वारा प्रकाशन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो दोस्तों ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में दादा भाई नौरोजी चुने गए थे। तो किस पार्टी से चुने गए थे? ये उदारवादी पार्टी अर्थात लिबरल पार्टी से चुने गए थे। लिबरल पार्टी से चुने गए थे। और ये कब चुने गए थे? तो 1892 में चुने गए थे, 1892 में चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी जो है 1886 में कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था, और सेकेंड अधिवेशन कांग्रेस का, उसमें ये अध्यक्षता किए थे, और इसके अतिरिक्त 1906 में भी इन्होंने अध्यक्षता की थी, अर्थात ये 2 बार किए। कब कब? 1886 और 1906। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वराज दल की स्थापना की असफलता के बाद हुई। किसकी असफलता के बाद हुई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद होती है। देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, और सहयोग आंदोलन जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था उसकी असफलता के बाद। और ये जो स्वराज पार्टी था, इसका मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक स्वतंत्रता और स्वशासन के प्राप्ति के लिए कार्य करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सोबिना अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को। चंपारण सत्याग्रह 1917, और रॉलेट बिल आया था 19 मार्च 1919 को, 1919। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो 1929 में खुदाई खिदमतगार के संगठन करता है अब्दुल गफ्फार खां। दोस्तों अब्दुल गफ्फार खां जो है खुदाई खिदमतगार के संस्थापक हैं, और खुदाई खिदमतगार का अर्थ होता है भगवान का सेवक। क्या अर्थ होता है? भगवान का सेवक। और अब्दुल गफ्फार खां के ही नेतृत्व में उत्तर पश्चिम प्रांत में एक लाल कुर्ती आंदोलन भी चला था, लाल कुर्ती आंदोलन। तो ये भी पूछ लेता है लाल कुर्ती आंदोलन से
कौन संबंधित हैं? तो अब्दुल गफ्फार खां, और इन्हें जो है सीमांत गांधी भी कहते हैं, अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैबिनेट मिशन भारत में आया, तो दोस्तों कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को भारत आया था। कब आया था? 24 मार्च 1946 को। इसका डेट याद रखेंगे क्योंकि अक्सर पूछ दिया जाता है। और इसमें जो है 3 सदस्य थे, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसको याद रखिएगा, 66वीं में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन सदस्य नहीं थे कैबिनेट मिशन के, और जो पैथिक लॉरेंस थे इन्होंने ही इसका हेड किया था, ये अध्यक्ष थे इस कमेटी के। और दोस्तों कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था भारत आने का? तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ साथ सत्ता को ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व में हस्तांतरित करना। और कैबिनेट मिशन के ही अनुशंसा पे संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था इंडियन एसोसिएशन थी, और इसकी स्थापना जो है 1876 में हुआ था। यह एक राष्ट्रवादी संगठन था जिसका स्थापना जो है आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों आगे चल के जो है ना इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैध शासन का जनक सर लियोनस कार्टियस को माना जाता है। इन्होंने जो है वर्ष 1915 में ही जो है सर्वप्रथम इस प्रणाली का सुझाव दिया था, द्वैध शासन को डायआर्की सिस्टम भी कहते हैं। और द्वैध शासन से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रांत में द्वैध शासन कब लगाया गया और केंद्र में द्वैध शासन कब लगाया गया। तो दोस्तों प्रांत में द्वैध शासन 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत लगा, और केंद्र में द्वैध शासन 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत लगा। ये हम लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग देख लिए थे कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 में किया गया, और इसके पहले अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे, और यह लखनऊ में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विसेज 1874 में हटाया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1869 में सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया था। उन्हें सिलहट असम में नियुक्त किया गया था, किंतु कुछ त्रुटि के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1874 में सेवा से निष्कासित कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर, खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों यह जो है किसके कार्यकाल में था? यह लेटन के कार्यकाल में हुआ था। लेटन का कार्यकाल है 1876 से 80। लेटन के ही कार्यकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1877 में, जिसमें महारानी विक्टोरिया जो थी ब्रिटेन की, उन्हें भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की भी उपाधि दी गई थी। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रीवियस पेपर को देखेंगे। धन्यवाद।